हाँ जी, वेलकम आप सभी का फिर से रेजोनेंस फैमिली में। आज सुनील हातेकर फिर से आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो आपको एग्जाम में फायदेमंद होगी। आज चैप्टर हमारा जो है वो कौन सा है बच्चा? प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड। 10 नंबर की बात करेंगे आज, ध्यान दीजिएगा। 80 नंबर का पेपर है, इसमें से 10 नंबर केवल इस चैप्टर से आ सकता है। और बड़ी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको समझने में दिक्कत होती है। यार बहुत सिंपल चैप्टर है ये, ठीक है। आप लोग खामखा लोड लेते हो जिंदगी में, ठीक है। 80 में से 10 नंबर का जो पेपर, 10 नंबर के जो मार्क्स हैं वो प्रिंट कल्चर के तय मानिए आप, ध्यान दीजिएगा। इसलिए आप इसको बिल्कुल छोड़िएगा मत, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले प्रिंट कैसे होता था, फिर किस प्रकार से नई मशीन्स आई, ठीक है, फिर किस प्रकार से जोहान गुटनबर्ग ने नई प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस बनाई, ठीक है, और फिर किस प्रकार से लोगों में पढ़ने का एक बुखार सा छा गया कि नहीं भैया हमको और पढ़ना है, और बुक चाहिए, उसको और क्रिएटिव कैसे बनाया गया, ठीक है। और फिर किस प्रकार से इसका विरोध भी हुआ, ध्यान दीजिएगा, विरोध भी हुआ। आज पार्ट 1 में हम उस विरोध तक बात करेंगे जहां पर प्रिंटेड बुक्स का बहुत ज्यादा अपोज भी हुआ। मेनी टाइम्स एंड मेनी ऑफ द पीपल अपोज द प्रिंटेड बुक्स, बट व्हाई? तो दैट इज यही आज का हमारा जो मेन एम है वो रहेगा कि किस प्रकार से प्रिंट कल्चर एक अच्छा था, लेकिन उसका क्यों बाद में हमने अपोज करना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आज हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ द प्रिंट, ठीक है। एक बहुत अच्छी शायरी है कि माना मैं 2 रुपए का अखबार हूं, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। जैसे ही आपके घर में वो प्रिंटेड न्यूज़पेपर आता है, आपको दिल्ली की खबर, दुनिया की खबर पता चल जाती है, सरकार क्या करने वाली है, दुनिया की सरकारें क्या करने वाली है। कहना क्या चाहता हूं, ये जो आज का आप बहुत इजीली चीजें देख रहे हो ना, ठीक है, ये जो चीज आज आप देख रहे हो ये पहले नहीं हुआ करती थी। आज तो आपको हाथों हाथ साहब सब कुछ मिल जाता है, न्यूज़पेपर मिल जाता है, बुक्स मिल जाती है, ठीक है, ये सब कुछ प्रिंटेड होके आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, पहले चीजें कुछ इस प्रकार से होती थी, है ना। पहले चीजें कुछ इस प्रकार से होती थी बच्चा, ठीक है। हैंड प्रिंटिंग का कल्चर था, है ना। हैंड प्रिंटिंग का कल्चर था, मतलब जैसी आज आपको किताबों में चीजें छप के मिलती है, तो क्या होती है, वो प्रिंट मशीन से निकलती है और आपको मिलती है, ठीक है। बड़ा इजी है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, एक वुडन ब्लॉक हुआ करता था, है ना। आपने पेपर बिछा दिया या तो एनिमल की स्किन, जिसको वेलम बोलते हैं, वेलम मतलब एनिमल की स्किन, और आपका जो वुड है उस पर आपने इंक लगा दी, उसमें पहले से चीजें लिखी हुई है ना, क्या लिखना है आपको आपने पहले से लिख दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसी चीजें कहलाती थी हैंड प्रिंटिंग। क्या कहलाती थी बच्चा? हैंड प्रिंटिंग। और ये हैंड प्रिंटिंग कैसे होती थी? कुछ इस प्रकार से होती थी। अब आप उसमें कुछ भी प्रिंट कीजिए, आपको फूल प्रिंट करना है तो फूल कीजिए, लीव्स करना है लीव्स कीजिए, कुछ लिखना है मेरा भारत महान लिखना है वो कीजिए, 26 जनवरी के बारे में कोई ऐसे लिखना है वो लिखिए, ठीक है। कहने का मतलब है लिखने का तरीका ये हुआ करता था और वुड ब्लॉक से हुआ करता था। ये रहा आपका वुड ब्लॉक। अरे एक सिंपल सा है ना यार, जैसे आपके स्कूल में सील होगी, है ना, उस सील पे लिखा होगा, ठीक है, उस सील पे लिखा होगा रेजोनेंस, है ना, तो रेजोनेंस लिखा हुआ है, वो सील छप गई, वही तो हैंड प्रिंटिंग है। मतलब जो पुरानी जड़ें हैं वो अभी तक काटी नहीं गई है, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या कहेंगे उसको? वुडन ब्लॉक कहा जाएगा। और इसकी जो शुरुआत हुई थी बच्चों, कहां से हुई थी? चाइना से, जापान से और कोरिया से। चाइना से, जापान से और कोरिया से। एमसीक्यू में आएगा, बताइए सबसे पहले हैंड प्रिंटिंग कहां से स्टार्ट हुई? आपका आंसर होगा चाइना, जापान, कोरिया, CJK, ठीक है, या चेन्नई किंग
जापान वाला, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले वुडन ब्लॉक या हैंड प्रिंटिंग कहां पर आया? इन 3 जगहों पर आया, चाइना, जापान एंड कोरिया। ठीक है, अब चाइना में एक ऐसी खास प्रकार की सिविल सर्विस की एग्जाम हुआ करती थी, एक सिविल सर्विस की एग्जाम हुआ करती थी, जैसे हमारे देश में होती है, चाइना में ये पहले ही हो गई थी, चाइना में पहले स्टार्ट हो गई थी। अब ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या कि जब ये हैंड प्रिंटिंग वुडन ब्लॉक से चलती थी, तो उसी समय चाइना की सरकार ने डिसाइड किया कि हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया करेंगे ताकि हमारा देश बहुत अच्छे से चल पाए, आईएएस रिक्रूट करेंगे, आईआरएस रिक्रूट करेंगे और ऑफिसर रिक्रूट करेंगे। लेकिन इनकी एग्जाम ली जाएगी और इनकी एग्जाम लेना है तो हमको बुक्स चाहिए, किताबें चाहिए। तो एक्चुअली में चाइना को थैंक यू बोलिए आप, चाइना ने जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा तो वहां पर बुक्स की जरूरत पड़ी और एक बुक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे हजारों में, लाखों में कैंडिडेट्स होते थे। तो वहां से एक नीड क्रिएट हुई कि सर हमको ज्यादा किताबें चाहिए, और यहां से एक जर्नी शुरू हुई कि भैया अब हमको ज्यादा किताबें चाहिए तो हमको कुछ ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जिससे जल्दी जल्दी चीजें छपती जाए। अरे इससे कितना छाप लोगे आप, इससे कितना छाप लोगे? आपको ऐसी मशीनें चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी प्रिंटिंग प्रेस होती जाए। अब हुआ क्या, ठीक है, जैसे जैसे ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी या हैंड प्रिंटिंग होती थी, ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, ठीक है, और हैंड प्रिंटिंग होती थी, तो इसमें शुरुआत में तो भाई ऑब्वियसली मशीन तो आएगी नहीं, एग्जाम चलने दी, तो कुछ सालों तक तो एग्जाम हैंड प्रिंटिंग से ही चली, है ना। किताबों में आपने कंटेंट छाप दिया और स्टूडेंट्स में बांट दिया, ठीक है, या स्टोर्स पे आपने रख दिया तो स्टूडेंट्स आए और खरीद के चले गए। लेकिन सर इससे कुछ ज्यादा काम होता नहीं था, ठीक है। हालांकि इससे भी सिविल सर्विस एग्जाम से मतलब रीडिंग जो है वो एक पैशन बन गया था लोगों का, है ना। रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लीजर एक्टिविटी, लोग पढ़ने लगे। लेकिन लोगों का क्या है, देखो जब किताबें छपने लगी, है ना, ज्यादा से ज्यादा, तो लोगों में एक क्रेज बढ़ा पढ़ने का, क्योंकि एग्जाम भी है और एग्जाम्स के अलावा भी किताबें छपती होंगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लोगों में क्रेज बढ़ा पढ़ने का। अब इस क्रेज को अगर आपको सही करना है तो क्या करना होगा? टेक्नोलॉजी लानी होगी। फॉर एग्जाम्पल आज आपके हाथ में मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन है, तो हम क्या चाहते हैं कि यार मोबाइल फोन में गेम भी हो, मोबाइल फोन में कोई एक ऐप भी हो, मोबाइल फोन में यूट्यूब भी हो, मोबाइल फोन में वीडियो भी हो, सब कुछ हो, ठीक है। तो मोबाइल कंपनी वाले क्या करते हैं, सब उसमें चीजें रख देते हैं। यार स्टार्टिंग तो हमारी कीपैड से हुई थी, ठीक है। हम यहां तक कैसे पहुंच गए? क्योंकि आपने डिमांड की ना उसकी, ठीक है। तो किताबें जब लोगों ने पढ़ी तो उसकी और डिमांड होने लगी। अब डिमांड जब बढ़ती है तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ता है, और प्रोडक्शन हैंड प्रिंटिंग से ज्यादा होगा नहीं, तो हमको क्या ढूंढना पड़ा? न्यू टेक्नोलॉजी ढूंढनी पड़ी बच्चा। क्या ढूंढनी पड़ी? न्यू टेक्नोलॉजी। अब धीरे धीरे क्या हुआ? मैकेनिकल प्रेस बनने लगे, ठीक है। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? जो मशीन ऑटोमेटिकली बनाती है, ठीक है। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? मशीन जो है, मशीन यहां पर काम करेंगी। पहले क्या हाथों से काम हो रहा है, अब मशीन से काम होगा। तो हैंड टू मशीन आ गए हम। कहां से कहां आ गए बच्चा? हैंड टू मशीन आ गए, ठीक है। धीरे धीरे ये देखिएगा, ठीक है, यहां पर एक प्रकार की मशीन काम कर रही है ऑटोमेटिकली। यहां पर पेपर रोल हो रहा है, फिर छप के वो इस साइड आ रहा है और फिर से वो रोल हो जा रहा है, और फिर उसको जिस प्रकार से भी उनको सेट करना है वो, और लोग लगे हुए हैं उसको प्रॉपर मैनेज करने में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब ये जो चीज है, शंघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। मैंने क्या बोला आपको? चाइना जो है ना, चाइना, शंघाई कहां पर है? चाइना में, ठीक है। तो चाइना एक मेजर हब बन गया था। प्रिंट मतलब प्रिंटेड चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। आप बुक स्टोर देख पाएंगे, लोगों को ऐसी किताबें जिनको उनको पढ़ने मजा आएगा, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए बात कर रहा हूं, मैन के लिए, सभी के लिए किताबें थी, ठीक है। अब जो लोगों को क्रेज दिखा तो मैकेनिकल प्रिंटिंग आई है पर, ठीक है, मैकेनिकल प्रिंटिंग। लेकिन यहाँ पर एक एमसीक्यू भी आ गया। बताइए कौन सी जगह चाइना में
हब बन गया था प्रिंटिंग कल्चर का। तो बेटा आंसर क्या होगा? शंघाई। आंसर क्या होगा? शंघाई। हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी was introduced into Japan from China by the Buddhist missionaries around 768। हालांकि देखो एनसीईआरटी कभी कभी क्या है, पगला जाता है। ये पॉइंट उनको पहले देना था, तू अब क्या कर रहा है देके उसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहना चाह रहा है भैया, जो हैंड प्रिंटिंग का कल्चर है वो चाइना से स्टार्ट होते होते कहां पर आया? जापान में आया। कहां पर आया? जापान में। और ये जापान में कौन लेकर आया? बुद्धिस्ट मिशनरीज, ठीक है, जो गौतम बुद्धा को मानने वाले लोग थे, तो मॉन्क थे, वो घूमते रहते थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जापान में जब चाइनीज लोग आए तो अपने साथ ही टेक्नोलॉजी लेकर आए, जिससे फायदा किसको हो गया? जापानीज को। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप एक बार देख लीजिए, मैं बताना भूल गया आपको, है ना। ये आप एक बार देख लीजिए, कुछ इस प्रकार की पहले मशीन होती थी, मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस होती थी, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिएगा, द ओल्डेस्ट जापानीज बुक। अब चाइना से जब जापान में किताब आई तो सबसे पुरानी जो किताब थी बेटा जापानीज बुक कौन सी थी? वो डायमंड सूत्रा, जिसमें जो बुद्धिस्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें लिखी होती थी। और ये वुडकट इलस्ट्रेशन है ना, डरना नहीं इस शब्द से। वुडकट इलस्ट्रेशन का कोई ज्यादा बड़ा मतलब होता नहीं है। आपको जो इमेज है वो वुड पर, लकड़ी के तख्ते पर छाप के दी जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? वुडकट इलस्ट्रेशन। क्या बोलेंगे बच्चा? वुडकट इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो लकड़ी के तख्ते पर क्या की जाएगी? छाप के दी जाएगी। इसको आप क्या कहेंगे? वुडकट इलस्ट्रेशन। तो पहली सब, अभी ये भी एमसीक्यू बन गया, कि भैया बताओ ओल्डेस्ट जापानीज बुक कौन सी है? तो डायमंड सूत्रा है। ओल्डेस्ट जापानीज बुक कौन सी है? डायमंड सूत्रा है। कितनी शीट होती थी इसमें? 6 शीट्स होती थी, और इसमें इमेज भी बनी हुई होती थी लकड़ी के तख्ते पर। इसको आप बोलते हैं वुडकट इलस्ट्रेशन, और कुछ प्रकार से वो बुक दिखती थी, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू द सिल्क रूट चाइनीज पेपर इज यूरोप इन द 11th सेंचुरी, ठीक है। अब देखिए साहब, किसी जगह पे कुछ हो रहा है तो वो एक जगह से दूसरे के जाते ही जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा। एक जगह से दूसरी जगह, है ना, चीजें चलना शुरू हुई थी, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। अरे मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। हिस्ट्री में एक चैप्टर है मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? प्रिंटिंग का जो टेक्नोलॉजी है वो सभी जगह फैला, लेकिन पहले कहां फैला? यूरोप में फैला। पहले कहां पे फैला? यूरोप में फैला। तो चाइना से कहां पहुंच गया ये? यूरोप। अब यूरोप में ये उड़ के तो नहीं गया होगा, है ना, ऐसे करके उड़ के तो नहीं गया होगा। मार्को पोलो नाम का एक व्यक्ति था, जो कहां का था बेटा? इटली का था। कहां का था? इटली का था, ठीक है, जो चाइना आया हुआ था एक्सप्लोरेशन करने। सर, क्योंकि इतिहासकार थोड़े पागल होते हैं, इनको है ना क्यूरियोसिटी बड़ी होती है, ठीक है, कि चलो यार दूसरे देश में चलते हैं, ये भी ढूंढ लेंगे, वो भी ढूंढ लेंगे, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे, उसको भी करेंगे, ठीक है। तो इनको बड़ी आदत सी होती है। तो मार्को पोलो जो इटली का था, एक्सप्लोरर रिटर्न टू इटली आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। ये क्वेश्चन में आ सकता है, बताइए, हाउ डिड द प्रिंटिंग कल्चर रीच्ड यूरोप? तो बेटा क्या लिखोगे आप? मार्को पोलो से स्टार्ट करना, है ना। मार्को पोलो एक्सप्लोरर रिटर्न टू इटली, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी कहां से लेकर गया? चाइना से लेकर गया इटली। अब इटली में पहुंच गया तो इटली यूरोप में आता है, और इटली में कुछ हो रहा है, पड़ोस के देश को पता चलेगा, फिर उसके पड़ोस के देश को पता चलेगा, फिर उसके पड़ोस के देश को पता चलेगा, तो पूरे यूरोप में क्या होगा बेटा? प्रिंट कल्चर फैल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ब्रॉट द टेक्निक ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग विथ हिम। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेकर आया अपने साथ, है ना, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अपने साथ लेकर आया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सुन द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, ठीक है। और जल्दी ही यूरोप में, है ना, क्योंकि लोग जो है वो माइग्रेट करते रहते थे, यहाँ की चीजें वहां पर लेकर जाते थे, यहाँ का नॉलेज दूसरी जगह लेकर जाते थे, ठीक है। और इस प्रकार से चीजें क्या होती थी? दूसरे देशों के लोगों को पता चलती थी कि अच्छा भैया वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या चीज है। तो मार्को पोलो ने बताया भैया देखो क्या है, ये रहा लकड़ी का टुकड़ा, लिखो इस पर मेरा भारत महान, मेरा इटली महान, छापो, खत्म, ठीक है। तो वो टेक्निक उसने सिखा दी, यस और नो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लग्जरी एडिशंस स्टिल हैंड रिटन ऑफ एक्सपेंसिव
वेलम, वेलम पे भी चीजें लिखी जाती थी, है ना, वेलम पर भी चीजें लिखी जाती। वेलम क्या होता है बेटा, वेलम क्या है, ये देखो वेलम क्या है, जो आपके एनिमल है ना, जो एनिमल जो है उसका स्किन जो है, उसकी स्किन को ड्राई कर कर, है ना, ये रहा आपका वेलम। ठीक है, ये क्या रहा बेटा आपका वेलम। वेलम मतलब स्किन ऑफ एनिमल, स्किन ऑफ एनिमल। ठीक है, स्किन ऑफ एनिमल, जो ढोलक वोलक बजते हैं ना, वो भी स्किन ऑफ एनिमल से ही बनते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। ठीक है, और ये वेलम आप ध्यान रखना, वेलम आ सकता है कि वेलम क्या होता है, स्किन एनिमल होता है, उसको ड्राई करते हैं, बढ़िया सा करते थे और उस पर भी चीजें लिखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये आप देख सकते हैं, ये होता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। हालांकि ये चाइनीज का है, जिसको भाषा समझ में आती है कमेंट में मुझे ही बताना क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ये रहा मार्को पोलो। देखो यार, इमेज बताने का जो मेरा मेन एम है ना, वो इतना ही है कि बच्चा जो है अपने ब्रेन में उस इमेज को डाल ले, है ना, ताकि एग्जाम में देखे ओम प्रिंट कल्चर का आंसर आए नमः, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, मार्को पोलो भी आ जाएगा। अच्छा भैया, मार्को पोलो नाम के बाबा दिखाई दे रहे हैं मुझे, लिख दो फटाफट मार्को पोलो या टिक कर दो मार्को पोलो। एमसीक्यू में आ सकता है कि नहीं आ सकता है कि भैया इटली से कौन आया था और कौन लेकर गया प्रिंटिंग का जो टेक्निक है, कौन लेकर गया, मार्को पोलो लेकर गया। आंसर आ सकता है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, डिमांड ऑफ बुक्स इंक्रीज, बुक सेलर ऑल ओवर यूरोप बिगेन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मेनी डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, देखो क्या होता है यार, सिंपल सा है साहब, कोरिया, चाइना, जापान, हैंड प्रिंटिंग, वुड ब्लॉक। ठीक है, फिर धीरे धीरे सिविल सर्विसेज चाइना का, लोगों में क्रेज बढ़ा तो बहुत सारी बुक्स और छपी। ठीक है, लेकिन डिमांड बढ़ने के लिए और चीजें चाहिए थी, हालांकि वो चीज बन नहीं पाई जल्दी से जल्दी। ठीक है, फिर इटली का जो बंदा चाइना गया हुआ था वो यूरोप लौटा, यूरोप में एक लोगों का नया रीडिंग मैनिया बन गया, मतलब लोग पढ़ने के लिए उतावले होने लगे। ठीक है, और जब डिमांड बढ़ने लगी बुक्स की, ठीक है, तो यहाँ के बहुत सारे बुक बनाने वाले जो प्रिंटर्स थे, उन्होंने दूसरी कंट्रीज में भी बुक्स भेजना शुरू की। इसका इतना बड़ा इफेक्ट है ना सर, ये जो दूसरी जगह पर बुक्स जाएंगी, बहुत बड़ा इफेक्ट है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय जैसा व्यक्ति जब कोई चीज लिखेगा ना, तो वह आग लगा देगा, पूरे के पूरे भारत में आग लग जाएगी। कैसे आग लग जाएगी, मतलब वो नहीं कि लोग जल जाएंगे, आग लग जाएगी मतलब लोगों में मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है, सती प्रथा को बैन किया जाए, बैन द सती प्रथा, इट इज अगेंस्ट द रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इट इज अगेंस्ट द वुमेन। ठीक है, उसने लिख दिया, लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, बोला हाँ बात तो सही बोल रहा है। तो ये चीज जब वहां जाएगी और वहां पे चीजें प्रिंट होगी, ठीक है, तो प्रिंट कल्चर ने बहुत सारी वुमेन की हेल्प की है, प्रिंट कल्चर ने बहुत सारे रिलीजन को सुधारा है, प्रिंट कल्चर ने बहुत सारे देशों को आजाद किया है, और प्रिंट कल्चर ने हमारे सीबीएसई वाले बच्चों का भी हेल्प की है, किताबें दी हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। But the production of handwritten manuscript could not satisfy the ever increasing demand for books। यार डिमांड एक बार तुमने बढ़ा दी, तुम्हारे पास हमको ज्यादा किताबें चाहिए, तुम्हारे पास कोई ऐसा टेक्निक तो है नहीं, तो क्या टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी क्या? हाँ सर, लानी पड़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मनु का मतलब ही होता है क्या? मनु हालांकि एक बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे। ठीक है, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो मनु का सिंपल सा अगर मान के तो ह्यूमन ने लिखा है। ठीक है, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। मेरी डिमांड तो ज्यादा से ज्यादा किताबों की है। अब हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट क्या है साहब? ये लिखे जाते थे किस पर? लीव्स पर तो जल्दी टूट जाती थी, ज्यादा से ज्यादा चलती नहीं थी वो। और कितना आप लिखोगे उसके ऊपर। ठीक है, हमको कोई ऐसी चीज चाहिए जो मशीन से फटाफट बने और हम तक पहुंच जाए। ठीक है, हिंदुस्तान में तकरीबन 30 लाख से ज्यादा सीबीएसई के बच्चे हैं। ठीक है, 30 से 40 लाख बच्चे हैं। अब उनको हाथ से बना के दोगे तो 3 साल बाद उनके पास किताब पहुंचेगी, हो गया फिर तो बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट नहीं चाहिए, अब हमको मशीन से बनने वाली चीजें चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
तो यहां पर जो इस डिमांड को पूरा करेगा वो कौन है बच्चा? जोहान गुटनबर्ग। देखो क्या होता है ना, नेचर अपने आप सेट हो जाता है। आप किसी भी चीज की डिमांड कीजिए, वो चीज अपने आप आपको मिल जाएगी। अब अपने आप मतलब हवा में उड़ के नहीं आएगी, अगर आपने उसको लेने की चाह है ना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको जिंदगी में जो चीज चाहिए उसके लिए आप मेहनत करना शुरू कीजिए, वो खुद आपके पास चल के आएगी चीज। ठीक है, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, ऑब्वियसली सर आप उसके बारे में पढ़ोगे, उसके बारे में सोचते रहोगे, उसके बारे में एग्जाम देते रहोगे। अरे साहब भगवान खुद आकर देगा, बोले ये ले भाई तेरी कोई चीज बची थी मेरे पास, ले मजे ले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर एक बंदा आया जोहान गुटनबर्ग। अब जोहान गुटनबर्ग की कहानी बिल्कुल अलग है। जोहान गुटनबर्ग के पापा जो हैं वो ऑलिव प्रेस का काम करते थे, मतलब जैतून का जो तेल है वो निकालते थे मशीन में, और स्टोनिंग भी करते थे, स्टोन का काम भी करते थे। तो ये बच्चा था, है ना, ये बच्चा था एक टाइम पर, ऑब्वियसली एक टाइम पर सब बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो ये देखता था कि यार डैड कुछ तो कर रहे हैं, तो इसने भी कुछ ना कुछ हरकत करना शुरू कर दी। हिंदुस्तान के बच्चे जैसा था ये भी, कि पापा कुछ कर रहे थे, चलो अपन भी कुछ कर ही देते। बोले ये लो पापा तुमने जमाया था, मैंने बिखेर दिया, फिर से जमाओ इसको। ठीक है, तो जोहान गुटनबर्ग, ठीक है, तो जोहान गुटनबर्ग ने क्या किया, चीजें देखी और कुछ इस प्रकार की मशीन इसने तैयार कर दी, इस प्रकार की मशीन। अभी मशीन क्या थी? देखो होता क्या था, यहां पर एक फ्रेम हुआ करती थी। ठीक है, यहां पर एक फ्रेम हुआ करती थी जिस पर वो चीज लिखी होती थी जो आपको छापना है। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर आपने पूरा जो मेटल, ठीक है, मेटल से बना हुआ क्या लिख दिया, ये लिख दिया आपने, इन्वेंशन ऑफ अ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी मेड दिस पॉसिबल, ये आपने लिख दिया। यहां पे आपने लिख दिया मेटल से, ठीक है, उल्टा, तभी तो सीधा छपेगा ना। और नीचे आपने पेपर लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चा? पेपर। और वो कहां लगाओगे आप? प्लेटन में लगाओगे। प्लेटन में कहां लगाओगे? प्लेटन में। और फिर आपने हैंडल को ऐसा उठाया, हैंडल उठा, ठीक है, और वो जो लिखा हुआ था आपने वो छप गया। वो नीचे जब गिरा तो वो चीज क्या हो गई बेटा? छप गई, है ना। हैंडल आपने घुमाया, ठीक है, वो जैसे हैंडल घुमाया वो धप से नीचे आई, जैसे आपने हैंडल इधर किया वो फिर से ऊपर चला गया। दूसरा पेपर लगाओ, तीसरा पेपर लगाओ, चौथा पेपर लगाओ। तो ये देने वाले जो हैं, इस प्रकार का जो चीज देने वाले हैं हमारे कौन है भाई साहब? जोहान गुटनबर्ग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोहान जी। इसी की वजह से आज हमारे बच्चे बहुत इजी वे में पढ़ पा रहे हैं, उनके पास बहुत सारा नॉलेज है और वो एग्जाम फोड़ कर भी आने वाले हैं। ठीक है, तो जोहान गुटनबर्ग वो व्यक्ति था जिसने नई प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंट जो है मशीन बनाई थी। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है शॉर्ट नोट ऑन जोहान गुटनबर्ग। ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन जेजी। तो जोहान गुटनबर्ग डेवलप द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन 1430s। 1430s मतलब 15th सेंचुरी में उसने ये चीज बना दी थी। ठीक है, और कहां बनाई थी? जर्मनी में। ठीक है, इट ब्रॉट अ रिवॉल्यूशन इन द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि वो तो चाइना में जब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही थी तभी लोगों में पढ़ने का क्रेज हो गया था। फिर वो यूरोप भी आया, यूरोप में भी क्रेज बढ़ा। अब मुझे ज्यादा से ज्यादा किताबें बनानी है तो साहब मेरे पास टेक्नोलॉजी चाहिए, और जोहान भाई साहब आ ही गए अपनी टेक्निक लेकर। तो उन्होंने 1430s 15th सेंचुरी में क्या बना दी? प्रिंटिंग प्रेस बना दी। इट ब्रॉट अ रिवॉल्यूशन इन द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स। रिवॉल्यूशन मतलब होता है बदलाव। दुनिया को पलट देने का पूरा दम रखता है ये प्रिंट, पूरा दम। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप एक ऐसी बुक छापिए कि साहब भारत में करप्शन बहुत होता है, आप जितने भी करप्टेड लीडर्स हैं उनका नाम लिख दीजिए, जितने भी करप्टेड चीजें हमारे देश में हुई उनका नाम लिख दीजिए, देखिए अगले बार वो जीत के आते हैं क्या। तो किसकी वजह से हुआ? प्रिंट कल्चर की वजह से हुआ। अरे साहब जो आइडिया मेरे पास है वो हजार लाखों करोड़ों लोगों के पास गया, किसकी मदद से? प्रिंट कल्चर की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज दी बाइबल। ठीक है, और इसकी मदद से उसने सबसे पहले क्या बनाई? बाइबल बनाई। मतलब श्री गणेश किससे किया? बाइबल से किया बेटा, बाइबल से। 3 साल लग गए उसको, है ना, ज्यादा से ज्यादा किताबें छापने में। एज अ रिजल्ट प्रिंटेड बुक्स फ्लडेड द मार्केट्स इन यूरोप। अब
अब तो मशीन ही आ गई, अब तो मशीन ही आ गई, तो पढ़ने का क्रेज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पढ़ने का क्रेज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, ये देखिए, विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज। ठीक है, पढ़ने का क्रेज बढ़ गया। ठीक है, देखो जब मोबाइल पहली बार आया था, है ना, हिंदुस्तान में जब मोबाइल पहली बार आया था, तो मतलब किसी के हाथ में देख लो सकता, और यार कितना अमीर इंसान है भाई, जिसके हाथ में मोबाइल है ना, फोन जिसके यहाँ होता था मतलब वो बड़ा अमीर है। आज एक मामूली सा व्यक्ति, मतलब मामूली सा व्यक्ति भी, उसके पास हाथ में मोबाइल होता है। तो ये प्रिंट कल्चर पहली बार आया था तब क्रेज बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि जो बुक्स में अलग अलग ड्राइंग्स बनती थी, अलग अलग इमेजेस बनती थी, अलग अलग कलर्स होते थे, लोगों को पढ़ने बड़ा मजा आता था। चाचा चौधरी और चंपक जैसी किताबें मशहूर इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो स्टोरीज अच्छी थी, उसको क्रिएटिविटी में बताते थे वो लोग। चाचा चौधरी का कार्टून बना दिया, साबू का कार्टून बना दिया, अरे याद है कि नहीं कुछ? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ, जब मशीन से चीजें बनती है, जब चीजें मशीन से बनती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसकी कीमत घट जाती है। उसकी कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उसकी कीमत अगर कम हो गई तो यहां पर पढ़ने वाले ज्यादा हो जाएंगे। अरे यार सिंपल सी बात है, 500 रुपए की किताब है, कितने लोग खरीद लेंगे, 2 या 3। 5 रुपए की किताब है और अच्छी भी है, ड्यूरेबल है, सब 50 लोग खरीद लेंगे। ठीक है, तो मशीन आने का क्या फायदा हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ गए पढ़ने वाले। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो गए, पढ़ने वाले बढ़ गए। Access to book created a new culture of reading. Now books could reach out to wider section of people. ठीक है, और पूरी दुनिया में जो है वो किताबें पहुंच गई। ठीक है, अब इसका एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट। सर किताबें आने से क्या एकदम थोड़ी पढ़े लिखे हो जाएंगे सारे के सारे, एकदम से तो कुछ नहीं होता सर। ठीक है, ये वीडियो भी आपको कम से कम 1 बार 2 बार तो देखना होगा ताकि यह एक ब्रेन में फिक्स हो जाए, है ना, सबकॉन्शियस माइंड में भी आ जाए कि अच्छा प्रिंट कल्चर, चाइना, डायमंड सूत्रा, चाइना, जापान, कोरिया, वुड ब्लॉक, ठीक है, जोहान गुटनबर्ग। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ लोग ही पढ़ पाते थे। अब कुछ ही लोग पढ़ पाते थे तो क्या होता था, बैलेट्स गाए जाते थे। क्या गाए जाते थे, बैलेट्स। अब बैलेट्स क्या होते हैं, जब आप किसी भी चीज को, है ना, देखो क्या है, बैलेट्स निकला है एक फ्रेंच वर्ड से, और इसका मतलब होता है डांसिंग सॉन्ग, है ना, डांसिंग सॉन्ग। मतलब आप किसी पोयम को गाते हुए सुना रहे हो, जैसे रामचंद्र कृपालु भज मन, आ रहा समझ में, सिंपल सा लिखा हुआ है कंटेंट, लेकिन आप उसको गा के सुना रहे हो, वो बैलेट्स है बेटा। क्या है, बैलेट्स है। आपकी दादियां नानियां जो शादी में गाती हैं वो बैलेट्स है ना, देखा होगा आपने, वो लोग नाचते भी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बैलेट, तो इलिटरेट लोग भी समझ जाते थे कि यार किताब में क्या है, तो राजा के बारे में, अच्छा हमारा राजा इतना अच्छा है, हमारा राजा इतना बुरा है। ठीक है, अच्छा ऐसे थे हम लोग पहले। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे वो अनपढ़ लोगों को भी सिखाते थे कि यार देखो ये किताब में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, किसी अनपढ़ व्यक्ति को, कोई अगर 60 या मैं बोल रहा हूं 70 साल का होगा और उसने अगर रामायण को सुना भी होगा तो वो पूरे कैरेक्टर्स बता देगा आपको, पूरे कैरेक्टर बता देगा, तो सुनने से भी नॉलेज ही आता है। ठीक है, तो बैलेट्स गाया जाता था। ठीक है, बैलेट्स गाया जाता किन लोगों के लिए, इलिटरेट लोगों के लिए। ठीक है, प्रिंटर्स बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेट्स एंड फोक टेल्स। फोक टेल्स मतलब जो उस एरिया में चलता है, जैसे आप यूपी में जाएंगे, आप बिहार में जाएंगे, आप महाराष्ट्र में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर उनकी भाषा में तरह तरह के सॉन्ग गाए जाते हैं। ठीक है, तरह तरह के सॉन्ग गाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोक टेल्स। फोक मतलब लोक भाषा। लोक भाषा मतलब जो लोगों को पता हो, है ना, इस एरिया में हर किसी को वो चीज पता है कि वो सॉन्ग क्या है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोक टेल्स। These were sung and recited at gatherings in villages। ठीक है, वो चलते फिरते लोग गा रहे हैं, चलते फिरते लोग भजन गा रहे हैं। ठीक है, चलते फिरते लोग कहानियां सुना रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को नॉलेज आने लगा, लोगों को इंफॉर्मेशन हुई, और इसका फायदा क्या हुआ,
नेशनलिज्म इन यूरोप क्रिएट हो गया। कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, इसका बहुत बड़ा रोल है सर। इसका जो मिडिल क्लास लोग थे, बताया था मैंने, याद कीजिए, वो लोग पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे? प्रिंट कल्चर आ चुका था सर, 15वीं सेंचुरी में प्रिंट कल्चर आ चुका था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ओरली ट्रांसमिटेड प्रिंट ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू डिबेट्स एंड डिस्कशन। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि सर फ्रांस के लोग चाह रहे हैं नेशनल असेंबली बनाना, ठीक है, और राजा को क्या करना है? उनको हटाना है कि बेटा राजा अब घर निकल लो चुपचाप, नहीं तो बहुत मार खाओगे बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राजा को क्या होना है? घर भगाना है, मतलब मोनार्की हटाना है। लेकिन लोगों को कैसे बताएं? तो भैया लोगों को बता सकते हो क्योंकि किताबें आ चुकी है, छापो 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 छापो, प्रिंट 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 और प्रिंट। अब हजारों को नहीं, लाखों को पता है कि हमको फ्रांस को आजाद कराना है, मोनार्की को हटाना है और नया देश बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट, but the printed book was not welcome by all। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कंटेंट अभी आ चुका है, इस पे ध्यान दीजिएगा बच्चा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। प्रिंटेड बुक वॉज नॉट वेलकम बाय ऑल। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई अच्छी चीज करने जाओगे, नेगेटिविटी उसका पीछा करेगी, लेकिन अगर आपकी पॉजिटिविटी में बहुत दम है, आपका इंटेंशन अच्छा है, तो उसको कोई टस से मस नहीं कर पाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब हुआ क्या कि प्रिंट कल्चर जब आया तो बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स लोग कौन होते हैं बेटा? जो रूढ़िवादी होते हैं, जो पत्थर की लकीर कि सती प्रथा होती थी तो आज भी होगी, चले सती प्रथा करवाएगा, ठीक है, तो ऐसे ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं। ठीक, अब हुआ क्या, प्रिंट कल्चर की मदद से बहुत सारे जो स्कॉलर थे, विद्वान लोग थे, उन्होंने ऐसी चीजों का अपोज करना शुरू किया जो इन लोगों को पसंद नहीं आया। ऑर्थोडॉक्स लोग मतलब रूढ़िवादी, पत्थर पे लिखी हुई बात कह दिया, मतलब कह दिया, वो 1000 साल से चल रही थी, उसको वैसे ही चलने दो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका अपोज किया। ठीक है, इसमें से एक व्यक्ति था, कौन? ये वो, ठीक है, मार्टिन लूथर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए। दे फियर्ड दैट रिबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड इफ देयर वाज नो कंट्रोल ओवर प्रिंटेड। ठीक, ऑर्थोडॉक्स लोगों को डर था कि हो सकता है कि जो प्रिंट कंटेंट आता है, तो प्रिंट कंटेंट में क्या होता है, कभी कभी ऐसी चीजें भी लिखी होती थी, कभी कभी क्या ज्यादा तो लिखी होती थी कि साहब रिलीजन पे क्वेश्चन कर रहे हो आप, क्लर्जीज पे क्वेश्चन कर रहे हो आप, हिंदू भगवान पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, वुमेन के राइट्स पर आप क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, उनको अधिकार दिलाने की बात कर रहे हो। तो ऑर्थोडॉक्स लोगों को डर लगा, बोले यार ये तो कोई अलग ही बात हो गई। ठीक है, ये तो हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो अपमान नहीं था, अधिकार सबको चाहिए था। ठीक है, तो इनको डर लगा, तो इसलिए क्या है, प्रिंटेड बुक वॉज नॉट वेलकम बाय ऑल। ऑर्थोडॉक्स लोगों ने इसका क्या किया, अपोज किया। ठीक है, और इसमें अपोज करने वाले में सबसे बड़ा जो खिलाड़ी था, खिलाड़ी इन द सेंस रिवॉल्यूशनरी था सर। ठीक है, रिवॉल्यूशनरीज का एटीट्यूड जो है वो बड़ा अलग रहता है। बदलना है मतलब बदलना है। ठीक है, अगर चीज गलत है तो गलत है। ठीक है, मार्टिन लूथर, a religious reformer, criticized many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church in 95 thesis। रट लीजिए इसको, रट लीजिए, पहले समझ जाओ क्या है सर। मार्टिन लूथर का कहना था कि यार एक बात बताओ, जीसस हमारे सब कुछ है, तो ये क्लर्जीज कौन होते हैं? ये क्लर्जीज कौन है? क्या हम उनकी बात माने? क्रिश्चियन समुदाय में, क्रिश्चियनिटी में क्या होता था, बेटा, ऑर्थोडॉक्स, ये क्लर्जीज चलते थे। कौन चलते थे? क्लर्जीज क्या होते हैं? जैसे हमारे ब्राह्मण समाज में पंडित लोग होते हैं, तो क्रिश्चियन समाज में क्लर्जीज होते हैं, वैसे ही होते हैं ना, पूरा पूजा पाठ करना सब यही करेंगे। तो होता क्या था, पहले इनको ये सलाह देते थे कि तुमको क्रिश्चियन समुदाय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें बोलते थे जो लोगों को बड़ी अजीब लगती थी। तो एक व्यक्ति आया, मार्टिन लूथर, बोले क्या एक बात बताओ, बाइबल में जो लिखा हुआ है, माना है भाई जीसस ने लिखा हुआ है, लेकिन समय के साथ उसको बदलना पड़ेगा। तो मार्टिन लूथर ने क्वेश्चन खड़ा कर दिया
कि चेंज द बाइबल अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अकॉर्डिंग क्या कर दो आप, बाइबल को बदल लो। ये चीज ऑर्थोडॉक्स को अच्छी नहीं लगी, ये चीज क्लर्जीज को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा भी था कि यार बाद में प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। और इस व्यक्ति ने क्या किया, 95 थीसिस जाकर चर्च पर टांग दी। अबे थीसिस क्या है, थीसिस का मतलब होता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एक क्वेश्चन के आपको 10 आंसर देगा, वो आपको 50 आंसर भी दे सकता है, ठीक है। उसने बोला मेरे ये क्वेश्चन से मैं डिबेट के लिए जब आप बुलाओगे मैं तैयार हूं, मैं तब आऊंगा यहां पर, मैं तब आऊंगा जब आप मुझे बुलाओगे, मैं तब आंसर देने को तैयार हूं, ठीक है। और ये टांग कर चला गया था कौन, मार्टिन लूथर। क्या 95 थीसिस, जिसमें क्या था, बाइबल को क्यों बदलने की जरूरत है, कैसे समाज के अकॉर्डिंग, समाज मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हमको बदलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो ऑर्थोडॉक्स लोगों को पसंद नहीं आई। और यहां से एक रिफॉर्मेशन शुरू हुआ, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मीन्स द पीपल who wants to change the Bible according to the time, जो समय के साथ बाइबल को बदलना चाहते थे, वो एक ग्रुप बना कौन सा, प्रोटेस्टेंट्स का। और इस तरह क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो कितने पार्ट में बढ़ गया बेटा, कितने पार्ट में बढ़ गया, 2। एक कौन सा हो गया आपका कैथोलिक्स, एक कौन सा हो गया आपका कैथोलिक्स, और दूसरा कौन सा हो गया प्रोटेस्टेंट। और आप मुझसे पूछोगे कि दुनिया में अभी कौन सा सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन सा बेटा, प्रोटेस्टेंट है। कौन सा है, प्रोटेस्टेंट है। ये रहे मार्टिन लूथर साहब, ठीक है, देख सकते हो इनका चित्र, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ज्यादा मैं आपको बोरबाजी की तरफ नहीं ले जाना चाहता, इसलिए मैंने बहुत ही क्रिस्पी चीज रखी है आज की। मैं आपको प्रिंट कल्चर का सिलेबस जो है क्या, उसमें उसका बैकबोन क्या है, समझाना क्या चाह रहे हो, मैंने आपको समझा दिया। पार्ट 1 आज कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 बहुत ही जल्दी लाऊंगा यार, ठीक है। सॉरी बहुत लेट हो गया है, डोंट वरी, नाउ आई एम वर्किंग ऑन यू, ठीक है, कि भाई आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिले, ठीक है। तो पार्ट 1 कंप्लीट। क्या क्या समझा बेटा हमने, क्या क्या समझा, एक तो चाइना, जापान और कोरिया से क्या चला है हमारा, चाइना, जापान और कोरिया से स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर चाइना से जापान पहुंचा, ठीक है। फिर वहां पर अच्छा कौन लेकर गया, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लेकर गए थे, मिशनरीज लेकर गए थे। डायमंड सूत्रा जो पहली किताब, ठीक है। चौथा, फिर चाइना में क्या हुआ, सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट आया, यहां पर रीडर्स बढ़ गए, ठीक है। यहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो चाइना आए हुए थे, जैसे मार्को पोलो ये टेक्निक कहां लेकर गया, वुडन ब्लॉक की, यूरोप लेकर गया। यूरोप में चीजें फैली और फाइनली यूरोप में चीजें फैलने के बाद क्या हुआ बच्चा, एक जरूरत आन पड़ी कि भाई हमको कुछ टेक्निक लानी होगी, तो जोहान गुटेनबर्ग लेकर आया, लेकिन कुछ लोगों ने इसको पसंद भी नहीं किया, ठीक है। जिसमें मार्टिन लूथर उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था ऑर्थोडॉक्स लोगों का, और यही वो व्यक्ति था जिसने 95 थीसिस लटका दी थी, कहां पर, चर्च पर। आगे क्या समझ में, अच्छा हाँ, एमसीक्यू सीरीज भी मैं लाने वाला हूं, देखिए आप ना कंटिन्यूसली देखते रहिए सर इन चीजों को, है ना। ऐसा नहीं कि सर देख लिया बस, नहीं, पेपर अगर हार्ड आ गया ना बेटा तो रट लो, फिर कितना भी, पेपर अगर एक बार हार्ड आ गया तो फिर कितना भी रट लो, अरे कुछ नहीं लिख पाओगे। अगर उस चीज को समझ लिया, वो तुम्हारे ब्लड में उतर गया, खींच दोगे लकीर, है ना, लिख दोगे सर, बताओ क्या पूछने वाला है सीबीएसई, हमको सब पता है, हमने सब देख रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ज्यादा लाइटली मत लीजिएगा, पढ़ते रहिए सर, और मुझे पूरी आशा है यार, आप लोगों को भरोसा है, ठीक है, आप पढ़ोगे। तो बेटा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, मैं जल्दी लौटूंगा पार्ट 2 के साथ, ठीक है। कल परसों तक वो भी अपलोड हो जाएगा, तब तक इस चीज को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बच्चा, जय हिंद, टेक केयर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एज वेल, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।